जो फ्यूल इंडिकेटर है वो खत्म है, मतलब कुछ होप नहीं रख सकते उसके अंदर। माइलेज मिली है 24 to 25 की। उसके बाद तो आपको राइट वाले रिस्ट में पेन आना चालू हो जाएगी, कुछ भी होप्स नहीं है इसमें। तुम बोल रहे हो कि हीटिंग इशू है। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. तो स्वागत है आपका टीम टोटल चैनल पे वापस से। तो आज है न्यू वीडियो। तो आज जो हमारी गाड़ी जो पीछे खड़ी है ये कॉन्टिनेंटल GT650 aka known as Asta। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to तो change. इसका होगा आज रिव्यू, जो कि है हमारे पटेल भाई की, जो अभी तक चल चुकी है ऑलमोस्ट 14,800 प्लस किलोमीटर। तो यहाँ इसमें जो गाड़ी है इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी हुए हैं। तो ये स्टॉक में भी चली है, स्लिप ऑन जो एग्जॉस्ट होती है रेड्रोशो परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट उस पे, और फुल सिस्टम परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, और साथ ही साथ ट्यूनिंग भी हो चुका है इसमें। भाई बहुत कुछ हो चुका है गाड़ी के अंदर। तो इसका रिव्यू क्या है, इसका लॉन्ग रूट भी जा चुके हम लोगों ने, यहाँ से मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर और गुजरात भी जा चुके हैं इस गाड़ी पे। तो इसके जो रिव्यूज है वो हमारे जो पटेल भाई है वो शेयर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो हमारी GT50 है कितनी प्यारी है। GT50 जो भी सुनते हैं वो प्यारा साउंड करता है ये वहाँ पे, और सबको प्यार है वो चीज़ से, सबका ड्रीम बाइक है। तो बेसिकली इसके बारे में आज बताएंगे हम कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो आइए पहले हम चलते हैं इसके सस्पेंशन के पे, जो कि है सस्पेंशन के हिसाब से। जब मैं बोलूँ, मैंने लगभग इसकी जो प्री आपने देखा, मोटो ब्लॉग देखा है जो, वो सोमनाथ तक मैं राइड कर चुका हूँ। और वहाँ पे हमारे वरुण भाई जो थे एक्सपल्स पे थे और हम GT पे थे। तो वरुण भाई पे तो एक्सपल्स थी, तो उनको जो ऑफ रोडिंग का जो पैच था वहाँ पे, वो तो एकदम इजीली उन्होंने क्लियर कर दिया। पर आप सोच रहे होगे कि GT50 में भी वैसा आप लंबा टूर कर सकते हो। आपको तो पता ही कि टूर पे आपको एक कंसिस्टेंट रोड नहीं मिलेगा। तो आप सबसे सस्पेंशन के हिसाब से सोच रहे होगे कि खराब है, या फिर अगर जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका बहुत लो है तो दिक्कत आएगी ऑफ रोड में। लेकिन नहीं, ऑफ रोड इन द सेंस अगर आप प्रॉपरली चलाओगे ना गाड़ी को, तो ये गाड़ी आपको एकदम परफेक्ट लेके जाएगी, परफेक्ट लेके आएगी। कोई दिक्कत की बात है नहीं गाड़ी में। और मेरे हिसाब से एकदम कंफर्टेबल जाके आया हूँ। वरुण भाई को भी पता है कि मैंने कभी ऐसा कुछ बीच में रुक के, जबकि मैं ही ऐसा बंदा था जिसमें वो जो ट्रिप थी सोमनाथ की, उसमें मैंने नखरे दिखाए ही नहीं है। जबकि मेरे को बैक पेन बहुत होता है, पर फिर भी मेरे को इसमें कुछ बैक पेन फील नहीं हुआ ज़रा भी। और ऐसा लगा था कि मेरे को लॉन्ग राइड है तो मे भी कुछ पेन होगा या कुछ होगा, पर मुझे ऐसा कुछ ज़रा सा भी बैक पेन फील नहीं हुआ। कि खाली इसमें सस्पेंशन का रोड प्ले नहीं होता है, क्योंकि सस्पेंशन तो अच्छे ही है। अगर GT50 इतनी सबको पसंद है तो कुछ ना कुछ चीज़ तो अच्छी होगी उसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ सब दिक्कत ही है इसमें, अगर आपको लगता है वैसे। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था, ये डबल सीट आती है। जब गाड़ी मैंने ली थी तब डबल सीट आई थी, जबकि मैंने डबल सीट पे टूरिंग किया था, पर फिर भी मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है, या फिर ऐसा बम में दर्द होता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं बेसिकली एकदम नॉर्मली जाके आया हूँ, एकदम कंफर्टेबल। जैसे कि आपको बताया कि मैं टूर करके लंबा आया हूँ, तो उसमें मेरे को ऑफ रोड भी मिला है, ऑन रोड भी सब प्रॉपर हाईवे भी, स्मूथ हाईवे मिले। गुजरात के हाईवे तो आपको पता ही है कितने स्मूथ है। तो उसमें आप सोच रहे हो कि ग्राउंड क्लियरेंस का कम है, तो अगर ऑफ रोड पैचेस आया, फिर मट्टी वाला पैच आया तो क्या करेंगे। पर मेरे को लगता है, जितना मुझे पता है, ग्राउंड क्लियरेंस का लो है, पर ऐसा कुछ मेरे को बम्पर पे या फिर ऑफ रोड पे ऐसा कुछ हिट कर दिया, ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं है। क्योंकि मैंने गाड़ी एकदम स्मूथली चलाई है, और जितना आप अगर रफ यूज़ करोगे गाड़ी को, तो गाड़ी उतनी दिक्कत देगी। तो ये गाड़ी भी आप ऐसे, जैसे कि आप कोई दूसरी स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो वैसे ही गाड़ी है ये भी। इसको आप ऑफ रोड पैचेस पे रफ नहीं चला सकते। जैसे आप स्पोर्ट्स बाइक को चलाते हो वैसे ही ये गाड़ी है, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं उसको लेके। तो ग्राउंड क्लियरेंस नॉर्मल ही है, जैसे आपका स्पोर्ट्स बाइक होता है वैसे ही है इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस, तो ज़्यादा नीचे भी नहीं है। जो भी न्यू बायर्स है GT60 के, सबसे बड़ा उनको प्रॉब्लम और क्वेश्चन उनका वही होगा कि गाड़ी में हीटिंग इशू कितना है, मतलब ज़्यादा है, कम है। तो आपको बता दूँ कि इसका हीटिंग इशू, आप अगर 600 सीसी के ऊपर कोई भी बाइक लोगे, तो उसमें आपको हीटिंग इशू मिलने ही वाला है। तो अगर मैं उनसे कंपेयर करूं तो उसके हिसाब से बहुत कम है इनका हीटिंग इशू, जो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी उसके चक्कर में। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर दूसरी कोई गाड़ी देखने जाओगे तो सबकी गाड़ी बंद पड़ जाती है,
जैसे आप बेनेली को पकड़ लो, बेनेली का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ज़्यादा हीट होने पे गाड़ी उसकी बंद हो जाती है, ठीक है, जबकि उसमें कूलेंट भी है। जैसे कि ये तो ऑयल कूल्ड है, फिर भी वो उसमें कूलेंट होते हुए भी वो जो गाड़ी है 600i बेनेली की, वो भी हीट होके बंद हो जाती है। ये ऑयल कूलर सोचो कूलेंट में कितना फर्क होता है, कूलेंट तो और ज़्यादा ठंडा रखना चाहिए, फिर भी 600i कितनी गर्म होती है और बंद हो जाती है, पर ये बंद नहीं होती। मेरे को इसका बंद होने का प्रॉब्लम अभी तक ये हीटिंग इशू तो नहीं आया है। और आप बोल रहे हो कि हीटिंग इशू है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे पर्सपेक्टिव से इसका हीटिंग इशू इतना ज़्यादा मेजर नहीं है जितना सब लोग ने ऐसा बड़ा चढ़ा के बना रखा है कि बहुत हीटिंग है। ये हीटिंग होती है जब आपकी नई बाइक लेते हो, जबकि वो आपका जो पार्ट्स होता है वो जस्ट रोल जो होता है ना आपका 1000 जो किलोमीटर होते हैं उसमें जो आपका फर्स्ट सर्विस के पहले बोल सकते हैं तो स्टार्टिंग में गर्म होती थी ज़्यादा, और उसके बाद मेरे को ज़्यादा हीटिंग इशू फील नहीं हुआ है। और आपको हीटिंग इशू के साथ और एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका जो मैंने रेडिएटर बताया जो कि ऑयल कूल्ड है, ये एक बार ख़राब हो चुका है जो कि पत्थर लगने पे, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसके आगे एक गार्ड लगा लीजिए बाहर से आफ्टर मार्केट, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि ये गार्ड कुछ काम का है रॉयल एनफील्ड का। तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आफ्टर मार्केट आप रेडिएटर ग्रिल करके आता है वो लगा लीजिए। तो आते हैं पीछे वाले सेक्शन में इन द सेंस रेयर व्हील पे। रेयर व्हील स्टॉक गाड़ी में स्पोक व्हील आता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्रोम कलर का यही है कि वो लोग अलॉय व्हील देते नहीं है, तो अलग से आपको आफ्टर मार्केट मतलब रॉयल एनफील्ड के शोरूम में ही मिल जाएंगे जो कि नए मॉडल में आया है। तो वही मैंने लगाया है पीछे की तरफ से, और वो इसलिए लगाया है क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में 3 से 4 बार गाड़ी पंचर हो चुकी है और बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा हूँ। मतलब बोलते ना कि बहुत टाइम वेस्ट हुआ इसके चक्कर में मेरा। और सबसे बड़ा टाइम वेस्ट मेरा यहाँ पे हुआ था जब मैं मुंबई रिटर्न हो रहा था वापी गुजरात हाईवे से। वापी में मेरा गाड़ी पंचर हुआ और वहाँ पे मुझे कोई भी मैकेनिक वो टायर खोलने को तैयार नहीं था। फिर एक मेरा भाई जो पहले मतलब साथ में था बाइक राइडर, वो आया, उसने एक बंदे को ट्रक मैकेनिक को साथ में लाया। ट्रक मैकेनिक मतलब ट्रक का जो टायर रिपेयर करता है ना, वो बंदे को पकड़ के लाया। सोचो वो बंदे ने अपने रिस्क के ऊपर खोला टायर खोला, उसके बाद बंदे ने पंचर तो फिट कर दिया, पर पंचर फिट करने के बाद जब लगाने का टाइम आया तो बंदा लगा ही नहीं पाया। वो बंदे से लगा ही नहीं, जो मैकेनिक ट्रक में मैकेनिक था वो लगा ही नहीं पाया। उसने एक बंदे को बुलाया, दूसरे मैकेनिक भी आया, उसने भी ट्राई किया, दोनों ने मिलकर ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर एक तीसरा बंदा आया, फिर तीनों मैकेनिक एक टायर पे लगे। सोचो इतनी मुसीबतें फेस करनी पड़ी मेरे को। और वो तीनों मैकेनिक के लगाने के बाद वो लग गया, और लगभग कितना 4 से 5 घंटा मेरा वेस्ट हुआ। सोचो 4 से 5 घंटा में वापस से मुंबई आ चुका होता, पर मैं वहाँ पे ही वेस्ट हो गया, वहाँ पे ही मुझे रात हो गई। वो तो नसीब से मेरा भाई था एक साथ में, उसके सपोर्ट की वजह से हुआ है। वरना सोचो अगर आप अकेले हो, अगर मैं अकेला होता इस चीज़ में राइड में, तो मेरे को क्या बड़ा मुसीबत फेस करना पड़ता, कोई हेल्प करता नहीं करता क्या पता था। और रात को हाईवे पे आपको तो पता है कितना प्रॉब्लम होता है। और यही था। और आप सोच रहे हो कि पीछे अलग भी कर दिया तो आगे भी कर देता, भाई क्या दिक्कत थी। तो आपको बता दूं कि आगे मैंने इसलिए नहीं निकाला, उसका 2 रीज़न है। जो कि कैफे रेसर का लुक देता है, इसलिए मैंने निकाला नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि आप जो भी ऑफ रोड पे जाते हो, मतलब ऑफ रोड पे जो आता है आपको हाईवे पे या कहीं भी, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करता है वो फ्रंट टायर ही फेस करता है। और फ्रंट टायर पे पूरा लोड आता है आपके वेट का, आपकी पूरी लगेज का जो भी होता है ना, पूरा आपका फ्रंट टायर पे लोड आता है। जो कि सबसे मेरे को लगता है कि अलॉय से ज़्यादा ऐसा बेरेबल होगा वो स्पोक व्हील होगा। इसलिए मैंने आगे फ्रंट के स्पोक व्हील ही रखे, और मैं स्पोक व्हील ही रखूंगा, उसको चेंज नहीं करूंगा। टायर चेंज कर दूंगा, पर आगे के स्पोक व्हील जो है उसको अलॉय में शिफ्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को दोनों ये रीज़न लगे, इसलिए मैंने शिफ्ट नहीं किया इसको अलॉय पे। अब आते हैं माइलेज पे। तो बेसिकली माइलेज ऐसा है कि मैं इसके टूरिंग भी किया हूँ, जो कि स्लिप ऑन्स पे थे। जब राइड शॉट परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है वो स्लिप ऑन्स थे, तो उस पर मैंने टूरिंग किया है लगभग 1200 किलोमीटर्स। उसके प्लस ही किया, मतलब लगभग 1500 किलोमीटर कर दिया है टूरिंग। तो टूरिंग के हिसाब से ऐसा है कि टूरिंग में आपको माइलेज मिलेगा। BMC एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, इरिडियम जो आते हैं वो सब लगाने के बाद मेरे को ये सब माइलेज मिली है। तो उस बेसिस पर आपको माइलेज बता रहा हूँ मैं। तो मुझे माइलेज मिली है 24 to 25 की, जो कि है हाईवे की माइलेज, मतलब ऑन रोड जो हम लोगों ने टूरिंग किया उसकी माइलेज है। और अगर मैं आपको, जैसे कि मैं मुंबई सिटी में रहता हूँ, मुंबई सिटी में आपको पता है कितना ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक के हिसाब से अगर माइलेज बताऊँ तो मेरे को माइलेज मिलती थी 17 to 18 एग्जॉस्ट के बाद। उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है फुल सिस्टम में, और उसके बाद स्टेज 2 डायनो ट्यून भी कर दी है गाड़ी को। तो आप सोच रहे होगे कि उसमें माइलेज आपको ड्रॉप तो कंफर्म मिलने वाला है भाई। उसमें 2 रीज़न है माइलेज ड्रॉप, क्योंकि गाड़ी ट्यून हो गई है, फुल सिस्टम हो गई है। तो जो पॉप्स एंड रैंक्स जो गाड़ी में आ रहे हैं
वो गाड़ी फ्यूल खा रही है, सिंपल सी बात है, उसका एयर टू फ्यूल रेशो भी सही हुआ है, इसलिए वो फ्यूल ज़्यादा खा रही है। और उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि जो स्टॉक टायर्स आते हैं पीछे के रेयर व्हील, वो आते हैं 130 सेक्शन के वर्डस्टीन के, और मैंने लगाया है राइस मोटो का जो कि 140 सेक्शन का है। तो जितना फेयर टायर लगाओगे आपका माइलेज ड्रॉप होना है। आपको तो बेसिक नॉलेज तो है ही, आपको जो अगर आप GT50 ले रहे हो और ये रिव्यू देख रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही कि पीछे अगर फैट टायर लगाया तो आपका माइलेज ड्रॉप होना है। तो अगर आप GT50 ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे को माइलेज अच्छा मिलेगा, तो उसकी उम्मीद मत रखना, थोड़ा पैसा रखना पेट्रोल के लिए, तो आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी। और आप पूछ रहे हो कि कौन सा पेट्रोल करवाते हो, क्या करवाते हो, तो बेसिकली मैं जब स्लिप ऑन थे तो शुरुआत में गाड़ी में नई गाड़ी थी, तब तो मैं नॉर्मल पेट्रोल ही भराता था। पर उसके बाद जैसे कि इथेनॉल का प्रॉब्लम आया बीच में, उसके बाद मेरे को माइलेज ड्रॉप फील हुआ, तो इसलिए मैंने उसको XP95 जो आता है वो डलवाना शुरू किया। तो मुझे लगा कि वो भी इथेनॉल तो उतना ही परसेंटेज है, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो रिसेंटली मैंने 2-3 महीने से इसमें XP100 जो आता है पावर पेट्रोल, वो पावर परफॉर्मेंस जो पेट्रोल आता है हमारा XP100 का, जो कि सुपर बाइक्स में डलता है, सिंपल सी बात है, तो वो डालता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई अगर जो ही है ना 100-200 रुपया ज़्यादा जा रहा है, पर उसके चक्कर में गाड़ी के इंजन पे या फिर गाड़ी के कोई इंजन के पार्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना मेरे को, जो कि वो इथेनॉल की वजह से हो रहा है। तो वही रीज़न है कि मैं अभी XP100 डालता हूँ इस पर। तो XP100 पे भी मुझे फुल सिस्टम स्टेज ट्यूब डायनो ट्यून करने के बाद भी 14 की माइलेज मिलती है। और ये माइलेज सिर्फ मुंबई सिटी की बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके बाद अभी तक ट्यूनिंग नहीं किया है। तो ट्यूनिंग करने के ट्यूनिंग तो कर ही दी है, पर मैंने टूरिंग नहीं किया है। ऐसा लंबा मैं गया नहीं अभी तक स्टेज ट्यूनिंग करने के बाद। वो आपको रील में बता दूंगा या फर्दर वीडियोस में बता दूंगा कि क्या रिव्यू है आगे के, जो स्टेज ट्यूनिंग करने के बाद मेरे को टूरिंग में कितना माइलेज मिल रहा है। मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा कुछ माइलेज मिलेगा नहीं, 40 मिल रहा है तो लगभग 17 to 18 ही मिलेगा, जितना मेरा प्रेडिक्शन है मेरी गाड़ी के हिसाब से। तो यही था माइलेज का रिव्यू। और माइलेज अगर आपको माइलेज देख रहे हो तो भाई हमारी मत लो, सिंपल है, मेरा तो यही पर्सपेक्टिव रहेगा। अगर आप माइलेज का देख रहे हो, आप C100 चला लो भाई, तो हीरो का गाड़ी कोई भी चला लो भाई, आपको अच्छा ही माइलेज मिलेगा। हीरो गाड़ी चला लो अगर माइलेज का देखना है तो। अब आता है सर्विस कॉस्ट पे। आप सोच रहे हो कि कितनी सर्विस होती है, क्या होती है, कितना कॉस्ट होता होगा आपको, तो मैं आपको बता दूं कि फुल सिस्टम कन्वर्ट करने के बाद अगर आप सर्विस कॉस्ट एक्सपेक्ट करोगे तो 7 to 8K का आएगा। ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, पर आप एवरेज पकड़ते हो तो 7 to 8K आएगा अगर फुल सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो, क्योंकि आपके इसमें वारंटी हट जाती है। तो अगर इंजन में कुछ भी काम आया तो सब पैसा देना पड़ेगा। तो जब हम स्लिप ऑन्स पे थे ना, जब स्लिप ऑन्स पे मेरा एग्जॉस्ट है, तो उस टाइम में एक ट्रिक फॉलो करता था कि जब भी मैं सर्विस सेंटर जाता था, ये एग्जॉस्ट को हम खुद ही खोल के स्टॉक लगा देते जब भी सर्विस आना होता था सर्विस सेंटर में, और उसके बाद हम स्टॉक लगा के सर्विस सेंटर में देते थे। और सच बताओ तो सर्विस सेंटर वालों को पता नहीं चलता था कुछ भी, एक जरा सा भी आइडिया नहीं होता था कि भाई तुम्हारी गाड़ी स्टॉक पे थी या रेड रूस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट कोई लगाया भी था एग्जॉस्ट पे, तुमने कोई भी लगाओ तुम अगर स्लिप ऑन्स लगा रहे हो तो। पर अभी अगर ऐसा है कि अब फुल सिस्टम हो गया है तो मेरे को वारंटी में इशू, मतलब मेरी वारंटी तो उड़ ही गई है, वारंटी तो वाइड ही है, पर स्लिप ऑन्स में नहीं थे। तो ये ट्रिक मैंने फॉलो की है और ये ट्रिक से मैं वारंटी वाइड से बचा हूँ अब तक। अभी मैंने फुल सिस्टम कन्वर्ट कर दिया है, तो ये चीज़ अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे को ऐसे ही गाड़ी देनी पड़ेगी और जो उन लोग बिल देंगे वो देना पड़ेगा, कुछ भी मेरा पैसा बचेगा नहीं। अब सिर्फ खाली गाड़ी पे है इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस के अलावा इस पर कुछ नहीं है, वारंटी सब उड़ गई है। ये सब बेसिक चीज़ है, ये चीज़ पे तुम ध्यान रखोगे तो बच जाओगे खर्चे से, अच्छे खासे खर्चों से बच जाओगे। तो एज अ राइडर तो तुमने मेरा ले लिया, मतलब जिस ओनर के हिसाब से जिसकी बाइक है उसके यहाँ तो रिव्यू ये है, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो उनका दोस्त है या जो चलाता है उनकी गाड़ी, ठीक है, तो उनका रिव्यू, उनका फील अलग होता है। ठीक है, तो अब हमारे वरुण भाई आपको बताएंगे कि उनका फील कैसा है ये गाड़ी को चला के, और उनका क्या रिव्यू है ये गाड़ी को लेके। तो ये जो हमारी आस्था है उसको मैंने अच्छा खासा 300 से 400 मतलब ऑलमोस्ट 500 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ। इसको मैंने 2-3 बार लोनावाला जा चुका हूँ मैं, पूरे मुंबई से बाहर तक, लोनावाला तक। तो इसकी मतलब अकॉर्डिंग टू मेरे से, मतलब मेरी हाइट जो है 6.2 है, तो मेरे रिव्यू के अनुसार ये जो है थोड़ी सी एग्रेसिव पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर जो इसकी है। तो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत जो आई है जो है राइट साइड की जो मुझे रिस्ट है उसकी पूरी बैंड बच जाती है मेरी। तो ये जो है ऐसा रख रख के आपको एक टाइम आएगा जब आपको ऐसा पेन होने लगा ना, 65 किलोमीटर जैसा हो जाएगा, 60 to 65 किलोमीटर जैसा आपका हो जाएगा ना, उसके बाद तो आपको राइट वाले रिस्ट में पेन आना चालू हो जाएगी। जिसको आदत नहीं है उसकी बात बता रहा हूँ, और हाउएवर आपको लेटर ऑन यूज टू हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंडली और सबसे मेन चीज़ इसका ये है कि इसका जो इंडिकेटर है, जो फ्यूल इंडिकेटर है, वो खत्म है, मतलब कुछ होप नहीं रख सकते इसके तरफ, कुछ भी होप्स नहीं है इसमें।
तो आप ये अगर जो टैंक है उसको आप फुल भी करा लोगे पेट्रोल से तो भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको जो है ब्लिंक करती होगी वो कांडी, जो कि मतलब सेंस ही नहीं बनता है उस कोई भी चीज़ का। तो हमने इसमें ट्रिक यूज़ किया है कि ये जो ट्रिप है, इसका जो ट्रिप ए और बी होता है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। उसको जैसे हम उसको टाकी को फुल करा देते हैं, उसको ट्रिप को जो हम जीरो कर देते हैं, ताकि हम लोग को रेंज पता चल जाए कि हाँ भाई इसके बाद ये जो गाड़ी है वो स्टॉल हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है पेट्रोल में। तो एक 150 किलोमीटर तक आ जाते हैं ना, जैसे ही 150 भी बोल सकते 140 किलोमीटर तक, तो जाके हम लोग सीधा पहले पेट्रोल भरा देते हैं इसमें, ताकि कुछ प्रॉब्लम फेस ना हो हमको पेट्रोल खत्म होने पर, क्योंकि ये फ्यूल इंडिकेटर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, विश्वास उठ चुका है। ठीक है, तो ये मुझे एक चीज़ इसमें थोड़ी सी ड्रॉबैक लगी, बट ठीक है, एक बार आप गाड़ी चलाओगे तो ये सब चीज़ आपको इतना दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि गाड़ी का जो फील है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और जो रोड प्रेजेंस है ना जो GT650 का, मतलब नेक्स्ट लेवल लगती है मुझे गाड़ी है, मेरे को चला के बहुत मस्त लगी थी है। और पावर अभी जो करंटली जो स्टॉक, इसको मैंने स्टॉक में भी चलाई है, स्लिप ऑन में भी चलाई है, और जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो भी वो है, और स्टेज 2 डायनो स्टेज 2 होने के बाद भी मैंने चलाई है। तो अभी तो मतलब गाड़ी ना ऑलमोस्ट 5वें गियर पे 195 प्लस किलोमीटर जाती है, वो भी 5th गियर पे, और एक गियर बचा है। तो सोचो क्या होने वाला है 6वें गियर पे, आप अज्यूम कर लेना बाकी का चीज़। ठीक है, तो इसलिए फुल्ली हैवी मॉडिफिकेशंस हुआ है इसमें, और इसके मॉडिफिकेशंस को लेकर हमने डिटेल्स में हर एक वीडियो बनाया है, स्लिप ऑन से लेकर फुल सिस्टम से लेकर, और स्टेज ट्यूनिंग जो है, सेकंड डायनो ट्यूनिंग और डायनो रन भी हुआ है, वो भी हमने वीडियो अपलोड किया है जस्ट रिसेंटली, लास्ट वाले वीडियो में आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि इसमें कैसा हमने ट्यूनिंग हुआ है, किस चीज़ का ट्यूनिंग है, और फ्यूल टू एयर रेशो का क्या सीन है, लीन पेट्रोल का और रिच पेट्रोल का मिक्सचर हो रहा है वो क्या है, वो सब हमने आपको एकदम डिटेल में बताया, वो आप वापस जाके चेकआउट कर सकते हो। और गाड़ी में मुझे इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ रिस्ट पेन के अलावा। बाकी अगर आप गाड़ी चलाओगे, देखो सीधी सी बात है, आप कोई भी गाड़ी लो उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा ही, लेकिन अगर वो गाड़ी आपको बहुत पसंद है तो सिंपल सी बात है, आप वो सब चीज़ इग्नोर कर ही दोगे, आपको वो सब चीज़ें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी इतनी प्यारी है आपको, राइट। तो वैसी बात है कि वो प्यारी का जिसमें दर्द ना हो वही वाली बात है। तो अगर इनकेस आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमने इसमें मतलब जो चीज़ लगाई है, और जो चीज़ हमने मतलब इसमें इंस्टॉल किया है, कैसे इंस्टॉल किया, क्या है, या फिर इसका प्राइसिंग क्या है, तो आप हमको DM कर सकते हो हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है _team_, वहाँ पर जाके, और आपको जो भी इश्यूज है वहाँ पर हमको पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस। तो ये रिव्यू था मेरा, जो मैंने शॉर्ट टर्म के मतलब 1-2 बोलते स्पिन मारने गया था तब का, और पटेल भाई के जो ओनर है हमारे। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे हो कि आपको GT60 लेना चाहिए, तो मैं तो बोलता हूँ आँख बंद करके ले लो भाई, जो बाद में होगा देखा जाएगा। दैट्स इट फॉर द व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ज़्यादा ही पसंद आया तो अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स सबको शेयर करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही था। साइनिंग ऑफ वरुण एंड पटेल, लेट्स गो। I see her rolling up, Uber black Cadillac. मैं बोलूँगा दैट्स इट फॉर द व्लॉग, तो बोला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अरे यार तो start